हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग CUET लीड 2022 का जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसे हम लोग देखेंगे। और आपको पता ही है कि पिछले पार्ट 1 में हम लोग जो पार्ट फर्स्ट था इस लेक्चर का, उसमें हम लोग जो 50 क्वेश्चन पिछली साल आए थे, ठीक है, उसमें से 25 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है जो पिछले साल आए थे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। 50 में से 40 करना होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इस साल भी, पिछले साल भी ऐसे ही था, इस साल भी ऐसे था। मैथ में और जनरल टेस्ट में थोड़ा चेंज हुआ है। मैथ में इस बार 45 आएगा, 35 करना है, और जनरल टेस्ट में 60 आएगा, 50 करना है, ठीक है। ग्राफिक्स में तो वही है, 50 आएगा, 40 करना है। टोटल ग्राफिक्स 200 नंबर का होगा, लेकिन टोटल पेपर आपका 6 से 25 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल 125 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। तो ये सब है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखना है उसे देखते हैं। क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का था उसे मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, ऐप में अपलोड कर दिया हूँ। प्रीवियस ईयर फोल्डर में वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि कैसे मतलब आंसर वगैरह उसका निकलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं, ठीक है। और हाँ, ये बात का ध्यान रखिएगा कि पहले लेक्चर पढ़ लीजिए, पहले पूरा लेक्चर आप देख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा, ठीक है। समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह जोड़ जो भाप इंजन या मैरीन इंजन के संयोजी दंड को जोड़ने में उपयोगी होता है। मतलब ऐसा कौन सा ज्वाइंट है जो स्टीम इंजन या जो मैरीन इंजन होता है उसके कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने में यूज किया जाता है। तो इसमें आपका जीब एंड कार्टर ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग ऐसे ही बस याद कर लीजिए कि इसका जीब एंड कार्टर ज्वाइंट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं ना। तो स्टीम इंजन का जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसको जोड़ने के लिए जीब एंड कार्टर ज्वाइंट का यूज होता है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर, इसका चौथा सही है, यानी ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक समायोज्य अस्थायी जोड़ है जिसे विद्युत खंभों के केबल, रस्सी व तारों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका तो बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो टर्न बकल होता है वो जो बिजली के जो खंभे होते हैं उनमें इसी का यूज किया जाता है। बिजली के जो खंभे होते हैं, जो उसके तार होते हैं, उसको टर्न बकल से ही टाइट किया जाता है। आप लोग चित्र भी देखे होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो टर्न बकल ही होगा, ठीक है। टर्न बकल एक तरह का टेम्प्रोरी, अस्थायी माने टेम्प्रोरी ज्वाइंट, एक तरह का टेम्प्रोरी ज्वाइंट है, ठीक है। तो उसी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि फ्लैंज पाइप ज्वाइंट को रिसाव मुक्त बनाने के लिए, मतलब उसमें लीकेज ना हो, किस किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्लैंज जॉइंट में अगर रिसाव मुक्त बनाना है तो गास्केट, गास्केट रबड़ का बना होता है ना, रबड़ का या कैनवास का बना होता है, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज करते हैं गास्केट का, लीकेज प्रूफ बनाने के लिए। तो ये वो मतलब इसका वन से यानी ए सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है, मतलब एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ठीक है, समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका आयत, भाई प्रिज्म है तो तीन, और त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो तीन तीन तरफ आयत बनेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तीनों जो जो फलक होंगे, ठीक है, उसके जो तीनों सरफेस होंगे वो तो आपके आयताकार होंगे, ठीक है। और ऊपर नीचे जो मतलब टॉप और बॉटम पे जो उसका सरफेस होगा, तो टॉप और बॉटम का जो बेस होगा वो तो आपका ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। तो मतलब इसमें जो जो इसके फलक होंगे, फलक मतलब जो किनारे फेस होता है, ठीक है, तो जो फेस होगा वो आपका आयताकार होगा, और तीन आयत बनेंगे प्रिज्म है तो, और ऊपर नीचे का जो बेस होगा वो आपका त्रिभुजाकार होगा। तो अब कह रहा है कि ये बनाने के लिए, समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाने के लिए क्या स्टेप अपनाया जाएगा, और इसमें ये स्टेप दिया हुआ है। अच्छा, और इसमें कह रहा है कि सही क्रम वाले उत्तर को चुनिए, मतलब बताना है कि इसमें से कौन सा, मतलब पहले बी अपनाएंगे कि पहले ई अपनाएंगे, तो ये पूछ रहा है। तो देखो मैं तो अब आपको मैं पढ़ाया हूँ तो बताया ही हूँ कि कैसा ये दिखता है, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये चित्र कैसे बनता है। तो देखो, तो देखिए अगर आपको समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाना है, और उसका कह रहा है कि अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत है, और उसका मतलब जो आयताकार पृष्ठ है वो क्षैतिज तल में है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मतलब कुल मिला के ऐसा फिगर बनेगा। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म अगर है तो मान लो कि इधर एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और कुछ इस टाइप से इसका फिगर ऐसे बनेगा,
ठीक है, ऐसे ऐसे डॉटेड। ठीक है। तो अब आप सोचिए कि आपको ये फिगर अगर बनाना होता तो आप इसको कैसे बनाते। तो रियलिटी में देखो, जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले आर्थोग्राफिक मतलब पहले इस तरह से ऐसे बना लेते हैं। अब अगर आप लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में ड्राइंग, तो कभी कभार इसको बनाए होंगे, लेकिन यहाँ तो देखो MCQ सॉल्व करना है, तो यहाँ तो बनाना नहीं है, तो यहाँ बनाना नहीं सीखना है, लेकिन स्टेप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे एक आयताकार बॉक्स बना के, और इसमें जो समबाहु त्रिभुज ऊपर और नीचे का बनता है ना, उसको ऐसे बना लेते हैं। लेकिन एक बात और, इसको अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो इसको आइसोमेट्रिक लेंथ के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, आइसोमेट्रिक लेंथ के हिसाब से। आइसोमेट्रिक लेंथ एक्चुअल लेंथ से थोड़ा कम होता है। फिर एक ऐसे लाइन खींच के यहाँ से 30 अंश का कोण बना के, यहाँ से 30 अंश का कोण बना के, फिर ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है। और इस बॉक्स को मतलब ऐसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है। इधर ले आके, मतलब जैसे भी आपको बनाना, अगर अगर अक्ष को लंबवत रख के बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। और नहीं तो कभी कभी ऐसे बनाते हैं, इस तरह से, ऐसे करके इस तरह से बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाते हैं। तो जब ये बॉक्स ऐसे कंप्लीट हो जाता है तो इसी में हम लोग बाकी जो जो ट्राइंगल का बनना चाहिए, जैसे अब यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो ऐसा बना देते हैं। तो कुल मिला के स्टेप क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले एक तरह से हम लोग ये बना रहे हैं ना, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम लोग एक तरह से ड्रा कर ले रहे हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इस तरह से इसको बना ले रहे हैं। फिर दूसरा काम हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरह का बॉक्स बना ले रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से बॉक्स बना ले रहे हैं। फिर तीसरा काम क्या कर रहे हैं कि इस बॉक्स में जो भी बिंदु है, मतलब कहाँ कहाँ इसका आएगा, तो उस बिंदु को मार्क कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है। और चौथा काम क्या कर रहे हैं कि जब बिंदु की मार्किंग हो जा रही है तो उसमें किनारे वगैरह जो भी हैं उनको मिला देंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग पांचवा काम इसको मतलब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो अब देखा जाए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, इस तरह से मतलब हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले सममितीय बॉक्स में त्रिभुज के बिंदु और केंद्र को चिन्हित करते हैं। नहीं, ये तो अभी बाद में करते हैं। मापनीकरण के साथ सममितीय प्रक्षेपण पूरा, तो पूरा तो अंत में करेंगे। ठीक है, मतलब अंत में डायमेंशन वगैरह दे के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूरा करेंगे। तो यही बी जो है लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, ये देख रहे हो, ये मतलब क्रम में देखो बी लास्ट में है, तो हमको तो लग रहा है कि यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन एक बार पूरा देख लिया जाए। दृश्य किनारों को गाढ़ी लाइन से और अक्ष को सेंटर लाइन से जोड़ते हैं। त्रिभुज के सहाई चित्र को सममिति लंबाई के साथ बनाइए। त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए सममिति, देखो ये जो डी वाला स्टेप है ना, इसको सबसे पहले अपनाएंगे। क्योंकि देखो मैंने कहा ना कि सबसे पहले त्रिभुज का आइसोमेट्रिक लंबाई के साथ फिगर बना लेंगे, मैंने बताया ना। तो त्रिभुज का जो आइसोमेट्रिक लेंथ के साथ फिगर पहले बना लेंगे। ठीक है, उसको सहाई चित्र यानी जो साथ में जो चित्र बनता है अलग से वो बोलते हैं। तो त्रिभुज के को सममिति लंबाई के साथ बना लेंगे, मतलब डी पहला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बॉक्स बनाएंगे। तो देखो ये मतलब ई हो गया, देखो ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है, डी के बाद ई। तो बॉक्स बना लिए, तो ये कर लिए। उसके बाद हम लोग जब बॉक्स बन जाता है तो उसमें चिन्हित करते हैं। मतलब देखो सममिति बॉक्स में त्रिभुज के बिंदु और केंद्र को चिन्हित करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। और चौथा स्टेप जब वो चिन्हित हो जाता है तो जो भी किनारे हैं उसको गाढ़ी लाइन से और अक्ष को सेंटर लाइन से मिला देते हैं, और अंत में डायमेंशन वगैरह दे के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूरा कर लेते हैं। तो DEACB, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, यानी इसका ऑप्शन सही हो गया सी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखो ये मैंने अब वीडियो जो मैं लेक्चर में ये मैंने नहीं बताया था आपको कि कैसे बनाया जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना, मैंने आपको नहीं सिखाया था। हाँ, जब मैं बच्चों को ड्राइंग पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग डिप्लोमा के बच्चों को, तो वहाँ बनवाता हूँ इसको, शंकु का, बेलन का, प्रिज्म का, सबका। तो इसी स्टेप पे बनाया जाता है। तो यहाँ थोड़ा चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आ गया है, तो अब तो सीख गए ना। देखो क्वेश्चन करने का एक मेन मोटो यही होता है कि हम लोग कुछ नए क्वेश्चन आए तो उसको समझ सके। तो देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है। याद रहेगा ना किसी का भी। सबसे पहले एक सहाई चित्र बनाते हैं, मतलब एक ऐसा चित्र जो बनाने में हेल्प करता है आइसोमेट्रिक लेंथ के हिसाब से। जैसे अगर बेलन का बनाना है तो पहले एक वृत्त का बना लेंगे। ठीक है, जो भी उसमें आइसोमेट्रिक लेंथ के हिसाब से जो भी डाया वगैरह होगा। फिर हम लोग 30 डिग्री पे, वो जो बताया था ना 30 डिग्री पे हम लोग बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे, और उसी बॉक्स में मार्किंग करके और मतलब कहाँ पे क्या आएगा मार्किंग करके और गाढ़ी रेखाओं से उसको मिला के और तब उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं। तो ये भी आप समझ गए। अच्छा ये देखो,
निम्न ठोसों को उनके पटलों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा में, पटलों की संख्या के आधार पर। पटल मतलब क्या समझ रहे हैं? पटल मतलब जो प्लेन सरफेस होता है उसी को पटल कहते हैं, प्लेन सरफेस को। ठीक है, चाहे वो फलक हो, मतलब चाहे वो फेस हो चाहे बेस हो, ठीक है। फेस और बेस होता है ना, चारों तरफ जो होता है वो फेस कहलाता है, ऊपर नीचे या केवल नीचे, जैसे पिरामिड है तो केवल नीचे होता है तो वो बेस कहलाता है। तो कह रहा है कि पटलों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। तो देखो त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो एक मिनट देखिए, ये जो आपको दिख रहा है एक तरह का त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में आप देखिए कि ऊपर, मतलब ये मतलब ऊपर हो गया और नीचे हो गया, तो ये दोनों तरफ आपको पता ही है कि जो बेस होता है, चाहे इसको मतलब ये जो टॉप है और जो बेस है ये त्रिभुजाकार होता है, और चारों तरफ और तीनों तरफ इसके आयत रहेगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल सरफेस है, तो इसमें प्लेन सरफेस आप गिनिए, तो 3 प्लेन सरफेस तो फेस में हो गए और 2 टॉप और बॉटम में हो गए, तो यानी 5 टोटल इसमें हो गए। चलो, तो पहले वाले में 5 हो गए। वर्गाकार पिरामिड है, ठीक है, वर्गाकार पिरामिड। तो ये देखिए, ये वर्गाकार पिरामिड है। वर्गाकार पिरामिड में केवल बेस होता है, टॉप तो इसमें होता नहीं है, टॉप तो इसमें ये शीर्ष होता है। तो ये जो बेस है इसका, आप इस बेस को ध्यान से देखिए, तो एक एक सरफेस तो ये हो गया, ठीक है, मतलब बेस एक प्लेन सरफेस हो गया, और ये भी सब तो प्लेन ही सरफेस है ना। शंकु होता तब ना ये कर्व सरफेस होता, वक्राकार सतह होता, लेकिन अभी तो ये प्लेन सरफेस ही है, तो ये प्लेन सरफेस है, तो 4 इसमें प्लेन। भाई आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में कि जितना, जैसे ये वर्गाकार है तो 4 भुजा इसमें है, जो भी ये पॉलीगन बन रहा है, तो 4 अगर भुजा वाला पॉलीगन है, वर्ग माने 4 भुजा वाला पॉलीगन, ठीक है, तो 4 इसमें त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो यही होता है, इसको हम लोग वर्गाकार पिरामिड कहेंगे, ठीक है। अगर यही पंचभुजाकार पिरामिड होता तो 5 इसमें त्रिभुज बनते, तो 4 त्रिभुज और एक ये, यानी 5 फलक इसमें भी हैं, तो मतलब 5 पटल इसमें भी हैं, 5 पटल इसमें भी हैं। पंचभुजाकार पिरामिड, तो पंचभुजाकार पिरामिड मुझे बताना नहीं है, इसमें 5 त्रिभुज हो जाएंगे और एक नीचे रहेगा बेस में, तो 6 इसमें हो गए। बढ़ते क्रम लिखना है तो 6 इसमें हो गए। षष्ठ भुजाकार प्रिज्म, षष्ठ भुजाकार प्रिज्म, ये देखो, ये षष्ठ भुजाकार प्रिज्म है। देखिए यहाँ देखिए, तो ये भी एक फलक है, ऊपर और नीचे, ठीक है, ये फलक है इधर भी, और चारों तरफ आयत बन रहा है इसमें, चारों तरफ आयत है, 6 आयत होंगे इसमें, ऊपर नीचे अगर छः भुजा वाला पॉलीगन है तो 6 आयत होंगे। भाई प्रिज्म में जो फेस होता है, जो फलक होता है, आयत होता है, और पिरामिड में जो फेस होता है वो आपका त्रिभुज होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये षष्ठ भुजाकार क्या है? ये षष्ठ भुजाकार प्रिज्म है। तो इसमें कितने हो गए? 6 2 8 हो गया ना, 6 फलक ये हो गए, जो ये सब जो हैं ये 6 हो जाएंगे, और ऊपर और नीचे आप देखेंगे तो इसमें टोटल 2 हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 फलक इसमें हो गए। और अर्धगोला, तो देखो अर्धगोला, जैसे मान लीजिए कि अब जैसे ये गोला है, तो गोले को बीच में से काट देंगे, तो अब देखो अभी तो इसमें कोई भी पटल नहीं है, कोई भी प्लेन सरफेस नहीं है, लेकिन काट देंगे तो जो नीचे का वृत्त वाला सतह बनेगा वो तो प्लेन हो जाएगा ना। जैसे ये शंकु है, तो शंकु में जैसे अभी मैंने अर्धगोला को जब ऐसे बीच में से कट करेंगे, तो यहाँ पे जो ये सरफेस बनेगा ये तो प्लेन सरफेस हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्लेन सरफेस हो गया तो अर्धगोला में एक प्लेन सरफेस हो गया। तो अर्धगोला में एक प्लेन सरफेस हुआ, इसमें 5 हुआ, इसमें 5 हुआ, पिरामिड में कितना हुआ था? 6 हुआ था, और इसमें 8 हुआ था। तो 1 5 5 6 और 8, तो यही क्रम हो गया, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब छोटा से बड़ा, तो ई सबसे पहले आएगा। ये दोनों मतलब बराबर है तो कोई भी पहले बार में हो सकता है। तो ई ए बी सी डी, ई ए बी सी डी ऑप्शन है कोई? ये देखो चौथा ऑप्शन ई ए बी सी डी, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये सब मैं लेक्चर में भी आपको बताया था, प्रिज्म पिरामिड का पूरा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, वक्रीय पृष्ठ वाले ठोस हैं, मतलब ऐसा ठोस जिसका जो फलक हो, पृष्ठ यानी जो फलक हो, ठीक है, यानी जो उसका फेस हो वो वक्रीय हो। तो वक्रीय वाले 3 होते हैं, आपको पता ही है, बेलन, शंकु और गोला। जैसे ये बेलन है, ठीक है, तो बेलन का भी सरफेस कर्व्ड होता है, ऊपर नीचे तो प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, लेकिन बाकी सरफेस का जो ये वक्रीय पृष्ठ होता है, वक्रीय फलक होता है। शंकु में भी ये वक्रीय फलक होता है, ठीक है, और गोला तो मतलब पूरा वक्री ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा,
सी हो जाएगा और ई, ए सी ई ऑप्शन में है, ए सी ई, ए सी और ई, ठीक है, हाँ ये है तीसरा ऑप्शन ए सी ई, ठीक है यही ऑप्शन होगा। चलो अब आगे देखो, तो चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है मशीनों के मुक्त हस्त रेखांकन में कौन सा संबंध लागू नहीं है। देखो मुक्त हस्त रेखांकन यानी फ्री हैंड स्केचिंग, तो ये तो कहीं लेक्चर में नहीं बताया था, थोड़ा सा इसको यहीं पे समझ लीजिए, कुछ चीज़ें एक आध तो मिलता ही है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो देखिए फ्री हैंड स्केचिंग जब हम लोग करते हैं तो फ्री हैंड स्केचिंग क्या होता है, फ्री हैंड स्केचिंग में देखो बहुत ज़्यादा कोई नाप के नहीं बनाते हैं, बस चीज़ों को बना देते हैं, ठीक है, एक रफ स्केच बना देते हैं और उसमें बस ऐसे लिख देते हैं जैसे ये एक्स हो गया, ये डी हो गया, ये टी हो गया, ये 2D हो गया, ठीक है, इस तरह से उसमें डायमेंशन वगैरह हम लोग दिखा देते हैं। तो चलो ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है कौन सा लागू नहीं है, मतलब किसमें से बताना है पांचों में से कौन सा गलत है। तो देखो पहला, छात्रों को रेखांकन बिना किसी ड्राइंग उपकरण से करना चाहिए। हाँ तो ये तो सही है, मतलब देखो फ्री हैंड स्केचिंग में बहुत कोई ड्राइंग उपकरण नहीं लगाना पड़ता है, मतलब सिंपल पेंसिल स्केल, ये कोई बहुत ड्राइंग बड़ा उपकरण तो हुआ नहीं, ठीक है, ये नहीं कि बहुत मिनी ड्राफ्टर वगैरह लगा के सब करते हैं, ठीक है, तो रफ स्केच ही बनाते हैं, तो इसमें ये तो सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब एक कह रहा है कौन सा गलत है कौन सा लागू नहीं है, तो ये तो लागू होता है, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है इसका। केवल मापन की इकाई बीमा के तौर पर दिखाई जानी चाहिए, केवल मापन की इकाई नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फ्री हैंड स्केचिंग में केवल हम लोग इकाई दिखाएंगे, मतलब या सेंटीमीटर, भाई पूरा डायमेंशन लिखेंगे कि कौन चीज़ कितना है, जैसे डी इतना है, ये इतना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल इकाई दिखाते हैं, तो ये मतलब गलत है, मतलब ये इसका आंसर है, ठीक है, बी तो मतलब एक तरह से गलत है, लागू नहीं होगा, ठीक है, तो बी है। चलो मापन की सारणी में परिकलित मान दिखाया जाना चाहिए। हाँ देखो इसमें क्या करते हैं ना कि जैसे सारणी बना देते हैं कि जैसे ये डी है, ये 2D है, इस तरह से एक टेबल बना बना के दिखा देते हैं, ठीक है, तो ये सही है। मापन को उनके मानक रूप में दिखाया जाना चाहिए। हाँ ये मैंने दिखाया जाना चाहिए, सत्य बात है ये भी, तो ये भी गलत तो हुआ नहीं। अच्छा मुक्त हस्त रेखांकन में किसी भी मापन का सही मूल्य मापा जा सकता है, नहीं। देखो फ्री हैंड स्केचिंग में चूंकि उसको नाप के तो बहुत बनाते नहीं है, बस ऐसे लिख देते हैं कि ये यक्स है, ये वाई है, ठीक है, मानक रूप में दिखाते हैं, मानक में दिखाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डायमेंशन उसमें एकदम ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो यानी उसे सही मापन आप नहीं कर सकते हैं, तो यानी एक तरह से गलत ये है और पहला है ए और ई गलत है, जो लागू नहीं होगा फ्री हैंड स्केचिंग पे, ए और ई, ठीक है, तो नहीं नहीं ये सॉरी, ए नहीं नहीं बी और ई ना, बी और ई गलत है, केवल मापन की इकाई नहीं दिखाते हैं, ठीक है, पूरा मापन दिखाते हैं, तो ये गलत है और ये गलत है, बी और ई, तो बी और ई है ऑप्शन में, हाँ बी और ई, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, मतलब गलत विकल्प छांटना है। कह रहा है स्टड एक अस्थायी जोड़ है, मतलब स्टड अस्थायी माने टेम्प्रोरी, स्थायी माने परमानेंट और अस्थायी माने टेम्प्रोरी, तो स्टड स्टड याद है ना, ठीक है, तो स्टड एक अस्थायी जोड़ है, तो सही है, स्टड को खोल सकते हैं भाई, नट बोल्ट स्टड ये सब तो टेम्प्रोरी ज्वाइंट ही होते हैं, इसको आप कहीं भी खोल सकते हैं, कस सकते हैं, तो अस्थायी जोड़ है, ये सही बात है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। स्लीव और काटर जॉइंट का उपयोग शक्ति संचरण तारों को जोड़ने में किया जाता है, नहीं। देखो पावर ट्रांसमिशन के जो तार होते हैं उनको जोड़ने के लिए तो टर्न बकल का यूज किया जाता है ना, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, बिजली के जो तार होते हैं उनको जोड़ने के लिए, तो उनको टाइट करने के लिए टर्न बकल का यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये तो गलत है, मतलब ये इसका आंसर है, तो बी तो इसका आंसर है। टर्न बकल ज्वाइंट बॉक्सिंग रिंग में पाया जाता है, हाँ बिल्कुल, देखिए बॉक्सिंग रिंग में आपको मैं बताया भी था, जब लेक्चर पढ़ेंगे तो मिलेगा, बॉक्सिंग रिंग में टर्न बकल लगा होता है, ठीक है, वो जो चारों तरफ नहीं पहलवान लड़ते हैं तो चारों तरफ वो लगा होता है, उसको टाइट रखने के लिए टर्न बकल होता है, तो ये भी मतलब सही है, तो ये इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर ये है। रिवेट पर बाह्य चूड़ी होती है, गलत, रिवेट पर कहाँ चूड़ी होती है, ठीक है, तो ये भी मतलब गलत है, यानी ये इसका आंसर है, तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। और रिवेट अस्थायी जोड़ है, नहीं। देखो रिवेट जो है ना, ये टेम्प्रोरी, अस्थायी में टेम्प्रोरी, तो रिवेट टेम्प्रोरी ज्वाइंट है कि परमानेंट ज्वाइंट है, तो जब आप रिवेट सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है, देखो परमानेंट ज्वाइंट एकदम परमानेंट ज्वाइंट क्या होता है, वेल्डिंग वगैरह होता है, ठीक है, जो एकदम जुड़ जाता है, और टेम्प्रोरी ज्वाइंट क्या होता है, नट बोल्ट होता
है, स्टड होता है, और सेमी परमानेंट रिविट होता है। रिविट मतलब बहुत ज़्यादा परमानेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टेम्प्रोरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये सेमी परमानेंट है। तो ये कह रहा है कि रिविट जो है ये टेम्प्रोरी जॉइंट है, तो ये तो गलत है। ठीक है, यानी इसका गलत आंसर है एक आपका बी, डी और ई ऑप्शन में है, बी डी ई। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, मतलब ये 4 बी डी ई जो है गलत हैं चूँकि, तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा, बी डी ई। ठीक, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, तो सही कथन बताना है इस बार। देखो ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, कभी सही पूछेगा कभी गलत पूछेगा। कह रहा है स्टड एक बोल्ट है जिसकी पूरी लंबाई चूड़ीदार होती है। तो देखो स्टड पे पूरी लंबाई पे तो चूड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो सही कथन ये नहीं है, आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो स्टड की पूरी लंबाई, दोनों तरफ थोड़े थोड़े दूर पे चूड़ी होती है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े दूर की मतलब चूड़ी होती है, पूरे पे चूड़ी नहीं होता है। तो ये वाक्य तो गलत है, आपको सही बताना है, तो ये इसका आंसर नहीं है। अच्छा दूसरा, प्लेन स्टड में चूड़ीदार लंबाई 2D+6 होती है। हाँ ये ठीक है। ठीक है, स्टड में जो लंबाई होती है वो 2D+6 होती है, चूड़ी वाली लंबाई जहाँ तक थ्रेड होता है। ठीक है, तो 2D+6 होता है। अच्छा, वर्गाकार स्टड के मध्य भाग में 2D लंबाई का एक वर्ग होता है। ना ना ना, वर्गाकार स्टड के मध्य भाग में कोई ऐसा वर्ग नहीं होता है। ठीक है, फ्लेंज पाइप के जोड़ में काटर का यूज होता है। नहीं, फ्लेंज पाइप में काटर का यूज तो नहीं होता है, ये भी गलत है। ठीक है, और पैन हेड रिविट में, पैन हेड रिविट में जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर हो, मतलब जो ऐसे खड़ा हो, पैन हेड रिविट के ऊपरी दृश्य में 2 वृत्त दिखेंगे। हाँ ये सही है। देखो पैन हेड रिविट याद है ना, पैन हेड रिविट। ठीक है, जिसके अगर आप उसको ऊपर से देखें तो 2 वृत्त नहीं दिखेगा, 2 सर्किल आपको नजर आएगा। एक सर्किल आपको नजर आएगा उसके हेड वाला सर्किल। भाई पैन हेड में ऊपर थोड़ा सा पतला हो जाता है ना। ठीक है, तो ऊपर भी एक सर्किल नजर आएगा और एक आपको सैंक, जो उसका सैंक है उसका भी एक सर्किल नजर आएगा। तो 2 वृत्त आपको दिखेंगे अगर आप उसको टॉप व्यू में देखें, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखें, उसका प्लान देखें टॉप व्यू में, तो उसमें आपको 2 वृत्त नजर आएंगे। तो ये वाक्य सही है और ये वाक्य सही है, यानी बी और ई सही है। तो इसका आंसर है बी और ई। तो बी और ई इसका सही आंसर है। तीसरा, ठीक है, तीसरा यानी आपका सही आंसर है सी। ठीक है, अच्छा, फ्लैंज पाइप में जोड़ में 2 फ्लैंजों को जोड़ने के लिए कौन से पुर्जे का प्रयोग होता है। तो फ्लैंज पाइप में नट बोल्ट से जोड़ते हैं, जाहिर सी बात है, तो नट बोल्ट होगा इसका। तो केवल यही होगा। देखो रिविट वाशर होता नहीं है, रिविट स्टड होता नहीं है, स्टड वाशर होता नहीं है, बोल्ट वाशर, नट बोल्ट होता है भाई। फ्लैंज जॉइंट आपको पता ही है, पाइप को जोड़ने में यूज करते हैं, नट बोल्ट से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका केवल ए होगा। अच्छा ये देखो, सूची मिलाना है आपको, मैच द फॉलोइंग है, ये मैच करना है। देखो स्टड, बोल्ट, रिविट, चूड़ी, अस्थाई मतलब सेमी परमानेंट, एक्सटर्नल, इंटरनल, स्क्वायर, हेक्सागोनल, और शीर्ष विहीन बोल्ट मतलब हेडलेस बोल्ट जिसमें हेड हो ही ना। तो हाँ देखो स्टड जो है उसमें हेड नहीं होता है, आपको पता है। तो ए का तो चौथा हो जाएगा। देखो इसमें ऑप्शन देखो, ए का चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा, मतलब अभी ये तीनों ऑप्शन भाई तो गलत हो गया चौथा। इन तीनों ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है। बोल्ट, तो बोल्ट जो होता है हाँ देखो बोल्ट स्क्वायर और हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट होते हैं। तो यानी बी का तीसरा हो गया। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, ये देखो तो बी का तीसरा सिर्फ इसी में है। अभी ये 3 में कन्फ्यूजन था, इसमें दूसरा है, इसमें पहला, तो यही होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। वैसे ही पता चल गया दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी भी देख लीजिए। रिविट, तो रिविट सेमी परमानेंट ज्वाइंट है, तो सी का पहला हो जाएगा। देखो सी का पहला। और चूड़ी, चूड़ी आपको बताइए एक्सटर्नल इंटरनल होता है, थ्रेड जो होता है, तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो यही ऑप्शन सही है, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। स्टड हो जाएगा शीर्ष विहीन बोल्ट, हेडलेस बोल्ट, बोल्ट हो जाएगा स्क्वायर हेक्सागोनल, रिविट हो जाएगा सेमी परमानेंट, और थ्रेड हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, यानी दूसरा सही है, यानी इसका बी, बी लिखा है ना दूसरा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। देखिएगा एग्जाम में हो सकता है ये उल्टा सीधा भी ले देते हैं, मान लो कि ए में लिख देता कि 2 लिख देता, ठीक है, बी में 3 लिख देता, तो मतलब जिसमें जो लिखता है, अगर ए में 2 लिखता तो ए ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। हालांकि इसमें हम देख रहे हैं पूरा क्रम में ही रह रहा है, ए को ही 1 लिख रहा है, बी को ही 2 लिख रहा है। किसी किसी एग्जाम में उल्टा सीधा भी दिए रहते हैं सब, तो ऐसे देख लीजिएगा। चलो अब देखो इसको भी मिलाना ही है। टर्न बकल, टर्न बकल यार देखो पावर ट्रांसमिशन लाइन साफ दिख रहा है, इसी में यूज होता है बिजली के तार में। ठीक है, स्लीव और काटर, स्लीव और काटर आपको पता है कि जो राउंड बार होते हैं बेलनाकार छड़, उसको जोड़ने में यूज होता है। तो ये हो गया। और जीभ और काटर वर्गाकार और आयताकार छड़ को जोड़ने के लिए। तो यानी पहला का आपका हो गया तीसरा, ए का तीसरा, स्लीव काटर का दूसरा,
सी का जीभ काटर का ये हो गया दूसरा, और फ्लैंज पाइप का हो गया यही वाला हो जाएगा, लंबे गैस पाइप, पाइप को जोड़ने के लिए, लंबे गैस पाइप को जोड़ने के लिए, यानी ए का हो गया तीसरा। तो ए का तीसरा, ठीक है, ए का तीसरा, ठीक है, तो मतलब तीसरा, उसके बाद पहला, तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, ठीक है, तीसरा तीसरा पहला दूसरा चौथा। तो ये ऑप्शन सही है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पे डी सही है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अच्छा, फिर मिलाना है। देखो मैच द फॉलोइंग काफ़ी पूछा है। देखो अब कह रहा है कि आपको मिलाना है फ्लैंक। फ्लैंक आपको पता है ना कि जो वो होता है, बोल्ट होता है, उसमें जो थ्रेड होते हैं, तो थ्रेड का जो क्रेस्ट होता है और रूट होता है, उसी को मिलाने वाला जो फलक होता है, उसी को फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, पिच आपको बताइए क्या होता है। दो जो चूड़ी होते हैं, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो अंतराल होता है। अच्छा, एक्सटर्नल थ्रेड बाहर बना होता है, और मेजर डाया, मुख्य भाग में मेजर डाया। तो देखो फ्लैंक का ये हो जाएगा शीर्ष व गर्त को जोड़ने वाली सतह, मैंने हेड और क्रेस्ट को, सॉरी क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह। ठीक है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। पिच, पिच ये हो जाएगा आसन्न चूड़ी, एडजेसेंट थ्रेड के संवादी बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये ठीक है। तो बी का चौथा हो जाएगा सी, बाह्य चूड़ी, बाह्य सतह पर सतत कुंडलीकार ढांचा। ठीक है, जो हेलिकल ढांचा होता है, ठीक है, बाह्य सतह पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और मुख्य मेजर डाया, सबसे बड़ा डाया यही होता है, मेजर डाया सबसे बड़ा व्यास है। ठीक है, तो इसका ए का हो गया कौन सा, तीसरा। तो तीसरा, पिच का चौथा, तीसरा चौथा और फिर दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, यानी इसका सही है आपका सी। ठीक है, फिर आ गया मैच द फॉलोइंग। अच्छा, ये देखो क्या कह रहा है, बुश बियरिंग। अच्छा, यहाँ दिया है अवयव का नाम और यहाँ दिया है किस चीज़ से बना है। तो बुश बियरिंग, जीभ, गास्केट और बुश। देखो बुश तो गन मेटल से बनता है, आपको बताए भी थे, बुश गन मेटल से बनता है, और गास्केट कैनवास से बनता है, रबड़ कैनवास। ठीक है, जीभ जो है वो माइल्ड स्टील से बनता है, और बुश बियरिंग जो है, बियरिंग जो है वो आपका ढलवा लोहा, कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, तो आपका बुश बियरिंग ढलवा लोहा, जीभ जो हो गया माइल्ड स्टील, यानी दूसरा तीसरा और चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला। तो ऑप्शन चौथा सही है इसका। ठीक है, अच्छा फिर देख लीजिए, फिर एक आ गया ये भी, फिर ये भी मिलान करना है। प्रक्षेपण का प्रकार माने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलाक्षिक माने कैरेक्टरिस्टिक्स। तो द्विसम्मितीय प्रोजेक्शन, मैंने आपको आइसोमेट्रिक जब पढ़ाया था तो बताया था ना, डाईमेट्रिक, ट्राईमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में तीनों कोण बराबर होते हैं, डाईमेट्रिक में दो कोण बराबर होते हैं, और ट्राईमेट्रिक में क्या होता है, तीनों कोण असमान होते हैं, यही होता है ना। तो देखो द्विसम्मिति मतलब डाईमेट्रिक प्रक्षेपण में दो कोण समान होते हैं, तो ये हो जाएगा। सममितीय मतलब आइसोमेट्रिक में तीनों कोण समान होते हैं, तो ये हो जाएगा। और त्रिसम्मिति में तीनों असमान होते हैं, तो ये देखो सभी कोण असमान होते हैं, वही मतलब तीनों असमान होते हैं। ठीक है, और परिक्षेप्य प्रक्षेपण, तो चलो जब तीन मिल गया तो अभी नहीं भी समझ में आ रहा हो तो ये विलोपन बिंदु कुछ होगा। ठीक है, तो यही होगा, तो मतलब तीन का तो समझ में आ गया ना, तो चौथा का तो यही होगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के पहले का आपका ये हो गया, तो दूसरा इसका तीनों कोण समान, तो दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला। तो दूसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा चौथा पहला। चलो, अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। कह रहा है केस स्टडी, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। एक गद्यांश पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। कह रहा है किसी सीसीटीवी संस्थान के सेवानिवृत्त अभियंता रमेश शर्मा ने अपना सीसीटीवी कैमरा डिजाइन करने का निर्णय किया। उनके पास पुराना सीसीटीवी कैमरा था, उन्होंने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अच्छा, चित्र में एक सीसीटीवी कैमरा उनको डिजाइन करना है। ठीक है, जो इंजीनियर हैं उनको एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा, देखो ये इसमें एक मतलब नीचे एक ऐसा बेलनाकार फलक है, और ये अर्धवृत्ताकार एक गोला है, तरह सा अर्ध गोला है। ठीक है, ये सर्कुलर है, ये हेमी स्फीयर है। चलो ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उनके पास एक पुराना सीसीटीवी कैमरा था, बेलनाकार श्वेत आधार की नाप 50 mm का व्यास है, वो ऊंचाई 40 mm है। अच्छा, मतलब ये जो सर्कुलर बन रहा है ना, इसका जो डाया है 50 mm है, 50 mm, और ये 40 mm है, 40 mm, और इसका भी वर्सल डाया दिया होगा,
और ठीक है। तो 50 mm व्यास है, 40 mm ऊंचाई है। जबकि अर्धगोलीय गुंबद, ये जो अर्धगोलीय गुंबद है ना, हेमी स्फीयर जो है, इसका व्यास 30 mm है। ठीक है, ये लिखा है कि इसका व्यास जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 mm है, मतलब त्रिज्या 15 mm हो गया, रेडियस जो है 15 mm हो गया। ठीक है, और व्यास जो है डाया जो है 30 mm है। ठीक है, किसी प्लास्टिक ढलाई से इसका नमूना डिजाइन करने के लिए आर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार कर रहे हैं। जो इंजीनियर साहब हैं वो आर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के बेलनाकार आधार पर कोई चैम्फरिंग न होने की स्थिति में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सीसीटीवी कैमरा में जुड़े हुए दो हिस्सों की संयुक्त ऊंचाई कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिया है। पूछ रहा है कि इस पूरे सीसीटीवी कैमरा की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो यहाँ से देखो, ये आपको ये ऊंचाई अभी दिया था 40 mm, देखो यहाँ पे लिखा है 40 mm, तो ये हाइट 40 हो गया। और ये हाइट कितना होगा, तो ये डाया आपको दिया था 30 mm, तो ये 15 हो जाएगा हाइट। तो 40 और 15 तो टोटल हो गया 55। तो 55 mm ऊंचाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 55 mm, 55 mm। तो देखो, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी डी सही है। तो इसकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी 55 mm। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब गद्यांश वही है, इसी में फिर क्वेश्चन बना दिया है कि सीसीटीवी कैमरा के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सीसीटीवी की सममितीय ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा, मतलब आइसोमेट्रिक लेंथ, देखो एक्चुअल लेंथ तो 55 mm आया, लेकिन ये आइसोमेट्रिक लेंथ कितना होगा। तो आपको पता है कि आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है एक्चुअल लेंथ में लगभग 0.8 का गुणा करने पर आ जाता है। तो 55 में 0.8 का गुणा करेंगे तो 55 से तो कम ही आएगा। तो चलो ऑप्शन देखा जाए, तो 55 होगा नहीं, 70 होगा नहीं, 56 होगा नहीं, तो यही होगा 44.9। वैसे भी 55 में 0.8 से गुणा करेंगे तो 40 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 40.9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अच्छा, फिर वही गद्यांश है, अभी इस पर और क्वेश्चन है। ये देखो, श्वेत बेलनाकार आधार के वित्तीय आधार का सममितीय प्रक्षेपण कैसा दिखेगा। मतलब ये जो सर्कुलर आधार है इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा। तो देखो, सर्किल का इलिप्स दिखता है, दीर्घवृत्त टाइप का दिखता है, इलिप्टिकल। ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल दिखेगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, फिर कह रहा है कि सीसीटीवी कैमरा के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अर्धगोलीय गुंबद का व्यास कितना होगा। ठीक है, अर्धगोलीय गुंबद, तो गुंबद जो है, ये जो अर्धगोलीय गुंबद है, ये भी तो मतलब इसका जो व्यास है, ये 30 था ना, तो 30 जो है थोड़ा सा मतलब अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कह रहा है ना, तो 30 भी 30 से थोड़ा सा कम हो जाएगा भाई, एक्चुअल से सब कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 mm के बराबर, 30 mm से अधिक, 30 mm से कम और 24 mm के बराबर। तो इसका मतलब 30 mm से कम ही होगा। ठीक है, 30 mm से कम होगा। हालांकि इलिप्स जब बनता है ना, तो उसमें मेजर डाया और माइनर डाया, दो डाया होते हैं। तो एक 30 से अधिक भी हो जाएगा, एक 30 से कम भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आप कम वाला ही बोलेंगे, तो 30 mm से कम होगा। ठीक है, और 24 mm के बराबर भी दिया है। तो 30 में अगर 0.8 से गुणा करें तो एग्जैक्ट तो 24 नहीं आएगा ना। ठीक है, उस भाई 0.81 कुछ ऐसे करके होता है ना, तो एग्जैक्ट 24 नहीं आएगा। तो 30 mm से कम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और क्या इसमें कह रहा है, एक और इसका क्वेश्चन है क्या। ठीक है, यदि सीसीटीवी कैमरे को कमरे की छत में लगाया जाए जैसा प्रदर्शित है, तो दोनों ठोसों का सर्वनिष्ठ अक्ष क्षैतिज होगा। अच्छा, दोनों ठोसों का सर्वनिष्ठ अक्ष ऊर्ध्वाधर होगा, वृत्तीय पृष्ठ ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगा, श्वेत बेलनाकार आधार का अक्ष क्षैतिज होगा। देखो, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। देखो, कह रहा है कि अगर इस सीसीटीवी कैमरा को छत में लगाया जाए तो जो इसका वर्टिकल एक्सिस होगा और जो इसका वर्टिकल एक्सिस होगा, ये दोनों का जो कॉमन एक्सिस होगा वो तो वर्टिकल होगा ना, जाहिर सी बात है। तो दोनों का सर्वनिष्ठ अक्ष माने कॉमन अक्ष जो होगा वो वर्टिकल होगा। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे यही मान लो कि एक सीसीटीवी कैमरा का आधार है और इसी पर मान लो कि ये अब सपोज इट ये जो गुंबद टाइप का है, तो अगर दोनों को ऐसे छत में ऐसे सेट कर दिया जाए, मान लो ये छत है, ऐसे सेट कर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों का जो एक्सिस होगा, जो एक्सिस यहाँ से निकलेगा और जो एक्सिस इसका यहाँ से निकलेगा, दोनों का एक्सिस तो वर्टिकल ही होगा ना। ठीक है, ये वर्टिकल ही तो कहलाता है, ऊर्ध्वाधर जो चीज़ ऐसे निकलाता है वो वर्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो वही इसमें कह रहा है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, दोनों का सर्वनिष्ठ अक्ष ऊर्ध्वाधर होगा, कॉमन एक्सिस वर्टिकल होगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर से गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। 5 क्वेश्चन और हैं, 46, 47, 48, 49, 50, और मुझे लग रहा है कि ये पाँचों जो हैं, हाँ पाँचों ये गद्यांश पढ़ के, एक ही गद्यांश है। ठीक है, मतलब एक पैसेज है जिसको पढ़ के आपको आंसर देना है।
ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 साल की एक बच्ची है जो उत्सुक रहती है और उसने फोटो देखते हुए पिताजी से पूछा। ठीक है, तो इसमें मतलब एक क्वेश्चन पूछी है कोई बच्ची है कि चित्र में दिखाए गए यंत्र का नाम बताइए। ठीक है, तो ये टर्न बकल है, तो वही हो जाएगा तीसरा, इसका आंसर सही है, टर्न बकल। फिर है कि किसी एक और स्थान का नाम बताइए जहाँ यह मशीन देखा जा सकता है। तो बॉक्सिंग रिंग हो जाएगा, वहाँ ये देखा जाता है। ठीक है, देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अच्छा, चित्र में दिखाए गए उपकरण को वियोजित करें तो कितने अवयवों की संख्या होगी। देखो इसको अलग करेंगे तो एक ये अलग हो जाएगा, एक ये अलग हो जाएगा और एक ये बीच वाला। ठीक है, तो 3 अवयव होंगे, इसमें 3 एलिमेंट है, 3 पार्ट में अलग होगा तो 3 हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहे है कि यांत्रिक उपकरण को वियोजित करें तो हमें किस तरह की छड़ें मिलेंगी। अच्छा, यदि हम इसको अलग करें तो देखो, तो हमको जैसे ये भी और ये भी क्या कह रहा है कि अगर अलग करें तो किस तरह की छड़ें मिलेंगी। ठीक है, 2 दक्षिणावर्ती छड़ें, तो देखो ये भी एक छड़ है और ये भी एक छड़ है। तो एक छड़ अगर दक्षिणावर्ती होगी तो एक वामावर्ती होगी, मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये देखो ये वाला होगा, एक दक्षिणावर्ती चूड़ी युक्त छड़ और एक वामावर्ती चूड़ी युक्त छड़, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, भाई एक एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका, यही लास्ट क्वेश्चन है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो दिखाए गए यंत्र के मध्य भाग में खांचे में लगाकर यंत्र को कसा या ढीला जाता है। ठीक है, तो देखो मतलब जो यहाँ पे बीच में एक गैप होता है ना छिद्र टाइप का, उसमें एक रॉड लगा के और ऐसे घुमा दिया जाता है। ठीक है, एक रॉड लगा के जब ऐसे घुमाया जाता है, आप लोग देखे भी होंगे एक रिंच आता है जिसमें रॉड लगा के पहिया वगैरह खोला जाता है। ठीक है, तो उस रॉड का नाम पूछ रहा है। इसमें भी रॉड लगा के, जब घुमाया जाता है ना तो अपने आप ये टाइट हो जाते हैं सब। ठीक है, तो उस रॉड का नाम होता है टॉमी रॉड। ठीक है, तो ये आंसर होगा टॉमी रॉड, मतलब इसको याद कर लीजिए आप लोग कि उस रॉड को टॉमी रॉड कहते हैं। भाई स्क्रू ड्राइवर होता नहीं है, प्लास होता नहीं है, रिंच होता नहीं है, उसको रिंच नहीं कहते, वो टॉमी रॉड होता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का रॉड होता है, जैसे ये है ना, तो इस तरह का रॉड अंदर घुसा के और जब नचाते हैं तो ये कसता है। तो जैसे ये तो एक रिंच में यूज होता है, लेकिन यहाँ भी जैसे ये टर्न बकल है तो यहाँ भी बीच में वो रॉड डाल के उसको नचाया जाता है। जैसे ये है ना, तो यहाँ बीच में रॉड डाल के जब इसको नचाया जाता है तो ये टाइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो बीच में जब रॉड डाल के जब नचाया जाता है तो ये टर्न बकल जो है ये टाइट हो जाता है। यहाँ भी मतलब किया जाता है। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और तो अब और भी मैं आपको अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चन वगैरह बना के प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन इतना देखिए आपका सफिशियंट है। अगर आप इतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं, पहले तो देखो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, लेक्चर आप सही से देख लीजिए तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आपके। आप देख रहे होंगे कि जितना मतलब लेक्चर में बताया हूँ, मतलब 90% से ज़्यादा आप भरसक लेक्चर देखने के बाद कर ही लेंगे। ठीक है, कुछ इक्का दुक्का होता है जो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड या कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो प्रैक्टिस से सही हो जाता है धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।